चलो, नाउ वी आर स्टार्टिंग द टॉपिक ऑफ द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की जब मैं बात करता हूँ तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का मतलब ये है कि मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ टी सेल्स की, टी लिम्फोसाइट्स की। और टी लिम्फोसाइट जिस तरीके से काम करेंगे, टी लिम्फोसाइट जिस इम्यूनिटी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी वाला पार्ट। कौन सा पार्ट है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी वाला पार्ट है। अब सवाल ये होता है कि सर टी सेल किस तरीके से काम करते हैं? टी सेल काम करते हैं, सबसे पहले होता क्या है कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेरी बॉडी में आता है। लेट सपोज ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये मेरी बॉडी में आया। अब जब ये मेरी बॉडी में आया तो सबसे पहले इसको पकड़ा किसने? इसको पकड़ा एक सेल ने। ये सेल है, इसको पकड़ा एक सेल ने। और इस सेल का नाम है एपीसी, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। कोई भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हो सकता है। ये इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर लेकर आया। अंदर लाने के बाद इसके टोटे टोटे कर दिए, टुकड़े टुकड़े कर दिए, और इसको थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर क्या कर दिया? तोड़ दिया। अब इसने क्या किया? अब इसने दूसरे सेल्स को दिखाने कि भाई ये दहशतगर्द आया था। तो अब ये क्या करेगा? ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल अपने एक प्रोटीन के ऊपर, जो कौन सा प्रोटीन होता है? MHC2 प्रोटीन होता है। दिस इज द MHC2 प्रोटीन, सही है। इस MHC2 प्रोटीन के ऊपर ये जो इस ऑर्गेनिज्म के टुकड़े हैं ना, वो लगा के पेश करेगा। तो अब क्या होगा? सुनना जरा गौर से, गौर से सुनना। मैं यहाँ पे साथ साथ आपके साथ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, सही है। लेट सपोज ये आपके पास ये सेल है, ये सेल है। इसने क्या किया? इस प्रोटीन को, जो कि MHC2 था, इसको इस ऑर्गेनिज्म के जो टुकड़े थे ना, उसके साथ कंबाइन किया। और कंबाइन करके अपने ऊपर शो करवा दिया। ये देखो, ये भी एक प्रोटीन है। और ये जो इसने इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तोड़ा था ना, इसको तोड़ने के बाद इस तरीके से अपने ऊपर शो करवा दिया। अब जब इसने अपने ऊपर शो करवाया ना, तो गौर से सुनना। इसने अपने ऊपर शो करवाया, और शो करवाने के बाद, सही है, कंबाइन किया और फिर शो करवाया। शो करवाने के बाद लेट सपोज यहाँ पे एक शो करवाया, सही है। इसको जरा देखना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इसको अगर समझ जाओगे ना, चीजें आसान हो जाएंगी। तो इसने इसको शो करवाया, ये वो प्रोटीन है जो तोड़ के मिला था। अब होगा ये कि ये क्या है? MHC टू है। ये क्या है भाई? MHC टू। और आपको पता है कि MHC टू जो होता है, ये MHC टू किस सेल के साथ इंटरेक्ट करता है? जल्दी से मुझे बता दो। हाँ भाई, ये MHC टू किस सेल के साथ इनफेक्ट इंटरेक्ट करता है? आई वॉन्ट योर आंसर्स। ये नहीं, MHC टू किसके साथ इंटरेक्ट करता है? रूल ऑफ एट पढ़ा था हमने। रूल ऑफ एट ये पढ़ा था कि ये जो MHC टू है, ये होता तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के ऊपर है, बट ये इंटरेक्ट करता है विद द CD4 रिसेप्टर। तो CD4 रिसेप्टर कहाँ होता है? हेल्पर टी सेल के ऊपर होता है। तो ये आपका आ गया हेल्पर टी सेल, सही है। मान के चलो ये हेल्पर टी सेल है। इस हेल्पर टी सेल ने क्या किया? इस हेल्पर टी सेल ने इस सेल के साथ इंटरैक्ट किया। और इस हेल्पर टी सेल ने इस सेल के साथ इंटरैक्ट करके ये पता लगा लिया कि भाई बाहर से कोई दहशतगर्द या बाहर से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया था। ये जो हेल्पर टी सेल है, ये कैसे आता है? ये जो एपीसी है ना, ये एंटीजन। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई जैसे ही जो आपका डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का जो मटेरियल आपने तोड़ा था, वैसे ही जब 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 लग गया तब आ गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये जो एपीसी है ना, ये रिलीज करता है एक केमिकल, जिस केमिकल का नाम है इंटरल्यूकिन 1। क्या नाम है? इंटरल्यूकिन 1। ये इंटरल्यूकिन 1 जाता है और हेल्पर टी सेल को बुलाता है। ना सिर्फ हेल्पर टी सेल को बुलाता है, बल्कि हेल्पर टी सेल को स्टिमुलेट करता है कि भाई आओ और आके इस ऑर्गेनिज्म को बॉडी से निकालो। स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट करता है, ठीक है, स्टिमुलेट करता है ये। अब जैसे ही ये हेल्पर टी सेल का रिसेप्टर इस MHC टू के साथ MHC, सॉरी बच्चों, हाँ, जैसे ही ये हेल्पर टी सेल का जो रिसेप्टर होता है, ये बाइंड करता है MHC टू के साथ। तो अब ये करता है हाँ, ये हेल्पर टी सेल का जो रिसेप्टर है, जैसे ये MHC टू के साथ इंटरैक्ट करता है, ये रिलीज करता है क्या? ये रिलीज करता है इंटरल्यूकिन 2।
क्या करता है, इंटरल्यूकिन 2 रिलीज करता है। अब ये जो इंटरल्यूकिन 2 है ना, ये करवाता है इस हेल्पर टी सेल की डिवीजन। ये इस हेल्पर टी सेल का नंबर बढ़ाता है। हेल्पर टी सेल का क्या बढ़ाता है, बोलो भाई। हेल्पर टी सेल का नंबर बढ़ाता है। ना सिर्फ ये जो इंटरल्यूकिन 2 है ये हेल्पर टी सेल का नंबर बढ़ाता है, बल्कि ये एक और काम करता है। ये आपके पास बी सेल है, ये बी सेल को स्टिमुलेट भी करता है। बी सेल को स्टिमुलेट भी करता है। ना सिर्फ ये बी सेल को स्टिमुलेट करता है, बल्कि ये इंटरल्यूकिन 2 एक और बड़ा इंपॉर्टेंट काम करता है। और ये जो है वो दहशतगर्दों को मारने वाली जो आर्मी के सेल्स होते हैं उनको भी एक्टिवेट कर देता है। और उस सेल का नाम क्या है, जल्दी से मुझे बता दो। उस सेल का नाम है आपके पास साइटोटॉक्सिक टी सेल। तो ये साइटोटॉक्सिक टी सेल को भी एक्टिवेट कर देता है। साइटोटॉक्सिक टी सेल को एक्टिवेट कर देता है। अब साइटोटॉक्सिक टी सेल किस तरीके से काम करता है वो भी हम देख लेते हैं। देखो मैंने पूरे चार्ट से आपको क्लियर कर दिया, अब मेरी बात गौर से सुनना। साइटोटॉक्सिक टी सेल किस तरीके से काम करता है। मान के चलते हैं ये आपके पास साइटोटॉक्सिक टी सेल है। दिस इज योर साइटोटॉक्सिक टी सेल, ठीक है, ये साइटोटॉक्सिक टी सेल है। इस साइटोटॉक्सिक टी सेल, ये साइटोटॉक्सिक टी सेल है। और ये वो सेल है जिसमें इन्फेक्शन हुआ हुआ है, ठीक, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया था, जिसमें इन्फेक्शन हुआ हुआ है। अब हमें पता है इसमें इन्फेक्शन हुआ हुआ है, इसमें इन्फेक्शन हुआ हुआ है। तो इस सेल ने अपने सरफेस के ऊपर इस दहशतगर्द का, यानी कि इस बैक्टीरिया, ये जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका कुछ हिस्सा शो किया हुआ है। कुछ हिस्सा क्या किया हुआ है, शो किया हुआ है। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे भी इसने इस ऑर्गेनिज्म का कुछ हिस्सा अपने ऊपर शो किया हुआ है। ठीक है, शो किया हुआ है। अब होगा ये कि ये कौन सा मॉलिक्यूल होगा पता है किसी को। ये कौन सा मॉलिक्यूल होगा, MHC1 होगा। MHC1 होगा क्यों, क्योंकि ये साइटोटॉक्सिक टी सेल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। अब एमएचसी वन इस साइटोटॉक्सिक टी सेल के रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करता है। और इंटरेक्ट करने के नतीजे में इस साइटोटॉक्सिक टी सेल के अंदर ना छोटे छोटे वेसिकल के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट चीजें जमा हुई हुई होती हैं। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती हैं, इस साइटोटॉक्सिक टी सेल के अंदर ना एक एक सब्सटेंस मौजूद है जिसे कहते हैं परफोरिन। क्या कहते हैं, परफोरिन का नाम देते हैं। तो ये परफोरिन यहाँ पे जो है वो मौजूद है। अब जैसे ही ये साइटोटॉक्सिक टी सेल के साथ ये सेल जो इन्फेक्टेड है वो बाइंड करेगा, तो होगा ये कि अब अगर मैं यहाँ पे इस पूरी चीज को कॉपी करूँ, हाँ, इधर लिखना, सुनना गौर से। अब ये जो आपके पास परफोरिन है ना, ये परफोरिन निकलेगा। और ये परफोरिन निकलने के बाद, ये परफोरिन निकलेगा, छोटे छोटे परफोरिन के मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। और निकलने के बाद इस इन्फेक्टेड सेल के ऊपर जाएंगे। और इस इन्फेक्टेड सेल में क्या कर देंगे, अगर मैं दोबारा ड्रॉ करूं, हाँ, तो इस इन्फेक्टेड सेल के अंदर ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम करेंगे। और ये इस इन्फेक्टेड सेल के अंदर छोटे छोटे होल्स बना देंगे, जिसकी वजह से, अब ये छोटे छोटे होल्स बना दिए, वेट, सही, ये छोटे छोटे ये होल्स बना देंगे, सही। लेट सपोज ये सेल था, ये सेल था, एग्जाम्पल है। इस सेल के अंदर छोटे छोटे इन्होंने होल्स बना दिए। अब जब ये ये परफोरेंस जो है वो जाके लगेंगे और छोटे छोटे होल्स बना देंगे। ये एक परफोरन लगा, ये दूसरा परफोरन लगा, ये तीसरा परफोरन लगा, ये चौथा परफोरन लगा। और इन्होंने होल्स बना दिए जिसकी वजह से सेल के अंदर जो कुछ था ना वो बाहर आ जाएगा। तो परफोरन की वजह से सेल पंचर हो जाएगा और सेल का जितना मटेरियल है वो बाहर आ जाएगा। जब सेल का जितना भी मटेरियल है वो बाहर आ जाएगा, तो अल्टीमेटली एक और एंजाइम आएगा जिसका नाम है ग्रेन्जाइम। और ग्रेन्जाइम इस सेल का जो बचा हुआ मटेरियल है ना उसको डाइजेस्ट कर देगा। तो दिस इज द होल फिनोमेना जिसके जरिए आपका टी सेल जो है वो बेसिक सारा काम कर रहे होते हैं। इसके अंदर कोई मसला है तो यू कैन टेल मी। चलो अब जल्दी से रिव्यू करते हैं। ये ऑर्गेनिज्म आया, ये ऑर्गेनिज्म इस एपीसी के अंदर आया। जैसे ये एपीसी के अंदर आया, इसने क्या किया,
इस एपीसी ने इस ऑर्गेनिज्म को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के बाद अपने सेल के साथ कंबाइन किया, अपने प्रोटीन के साथ कंबाइन किया और अपनी सरफेस के ऊपर शो कर दिया। साथ साथ इस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने इंटरल्यूकिन 1 रिलीज किया, जिस इंटरल्यूकिन 1 की वजह से हेल्पर टी सेल की तादाद बढ़ी। और हुआ ये कि जो इसने अपने ऊपर ये ऑर्गेनिज्म का थोड़ा सा पार्ट शो किया था ना, इस पार्ट के साथ ये हेल्पर टी सेल का रिसेप्टर बाइंड किया। अल्टीमेटली हेल्पर टी सेल ने रिलीज करना शुरू किया इंटरल्यूकिन 2। इस इंटरल्यूकिन 2 ने हेल्पर टी सेल की तादाद को और बढ़ाया, बी सेल को स्टिमुलेट किया, साइटोटॉक्सिक टी सेल को कहा कि भाई तुम अपना काम करने लग जाओ, यानी कि उसको भी स्टिमुलेट किया। अब क्या हुआ, ये जो है साइटोटॉक्सिक टी सेल है ना, इस साइटोटॉक्सिक टी सेल ने इस इन्फेक्टेड सेल के साथ खुद को बाइंड किया। बाइंड करने के नतीजे में परफोरिन रिलीज हुए। परफोरिन ने जाके इस सेल मेम्ब्रेन को, इस सेल की सेल मेम्ब्रेन को पोरस बना दिया। पोरस बनाने का मतलब ये इसमें होल्स बना दिए, और जो कुछ भी मटेरियल था वो बाहर आ गया। जो कुछ भी मटेरियल था जब वो बाहर आया, तो अल्टीमेटली ग्रेन्जाइम ने क्या किया, जो भी मटेरियल सेल के अंदर से बाहर आया था उसको क्या कर दिया, उसको डाइजेस्ट कर दिया, उसको खत्म कर दिया। तो दिस इज द बेसिक फेनोमेना जिससे आपकी टी सेल की सारी कहानी चल रही होती है। तो आई होप के दिस इज क्वाइट क्लियर फॉर यू पीपल। अब तो मसला नहीं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द बी सेल वाला पार्ट, यानी कि ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ह्यूमोरल या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है, हमने पढ़ना है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी या ह्यूमोरल इम्यूनिटी। अच्छा, अब हमें पता है, अब हमें पता है, ठीक है, अब हमें पता है कि जो बी सेल्स होते हैं ना, ये बी लिम्फोसाइट होते हैं, जब ये एक्टिवेट होते हैं तो दो तरह के सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक होता है प्लाज्मा सेल जो डायरेक्टली एंटीबॉडी सिक्रीट करता है, और दूसरे होते हैं मेमोरी सेल जो डायरेक्टली एंटीबॉडी सिक्रीट नहीं करते, बल्कि आ, आगे आने वाले वक्तों के लिए छुप जाते हैं और फिर एंटीबॉडी सिक्रीट करते हैं, ठीक है। तो एंटीबॉडी किस तरीके से सिक्रीट होती है, याद रखना। जो आपके पास बी प्लाज्मा सेल्स होते हैं ना, बी प्लाज्मा सेल्स क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली एंटीबॉडी सिक्रीट कर रहे हैं। अब कहा यह जाता है कि एक प्लाज्मा सेल कैन प्रोड्यूस मोर देन 10 बिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ एंटीबॉडी पर आवर, यानी कि ये जो प्लाज्मा सेल है, ये 1 घंटे में 10 मिलियन एंटीबॉडीज पर आवर प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखती है। अब होता यह है कि अगर लेट सपोज आज आज एक ऑर्गेनिज्म आया ए, उसके खिलाफ बॉडी ने इम्यूनिटी बनाई और एंटीबॉडीज बनवाना शुरू कर दी ए के खिलाफ। अब अगले आने वाले, अगर लेट सपोज ये ऑर्गेनिज्म खत्म हो गया, बॉडी ने उसके खिलाफ लड़ लिया, अब 10 साल बाद ये ए दोबारा आता है, तो फिर इतना टाइम नहीं लगेगा, फिर ये जो बी मेमोरी सेल है ये खुद को कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, ये खुद को कन्वर्ट करेंगे आपके पास बी प्लाज्मा सेल के अंदर, और अल्टीमेटली फिर ये एंटीबॉडी सिक्रिएट करना शुरू कर देंगे। अच्छा, अब ये जो ए के खिलाफ, ये जो ए के खिलाफ एंटीबॉडी बन रही है ना, इस एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो, अब हमने एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को बेसिकली पढ़ना है, तो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर हम यहाँ लिख लेते हैं, एंटीबॉडी। ठीक है, चलो यहाँ पे लिखते हैं हम एंटी बॉडी। एंटीबॉडी, अब एंटीबॉडी की क्या कहानी है। एंटीबॉडी को आप इम्यूनोग्लोब्युलेंस भी कहते हो, आईजी। आईजी का मतलब है इम्यूनोग्लोब्युलेंस, ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इम्यूनोग्लोब्युलेंस। और ये वाई शेप प्रोटीन होता है, कैसा होता है, वाई शेप, इस तरह का होता है। इट्स अ वाई शेप प्रोटीन। जो कौन बना रहा है हमें पता है, बी प्लाज्मा सेल्स बना रहे हैं। अब होता ये है कि आपके पास कितनी कितनी पॉलीपेप्टाइड की चेन्स मिलती हैं आपके उसके अंदर, एंटीबॉडी के अंदर, एनीवन पता है किसी को, एंटीबॉडी में कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन मिलेंगी।
हाँ, तो टोटल चार, चार जो है वो आपको पॉलीपेप्टाइड चेन मिलती हैं, किसके अंदर, एंटीबॉडी के अंदर। तो चार चेन्स आपको मिलती हैं। इन चार चेन्स की जब मैं बात करता हूँ, तो दो, दो कहलाती है, दो कहलाती है लाइट चेन, और दो कहलाती है हैवी चेन, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट चेन होगी और हैवी चेन होगी। अब ये लाइट चेन और हैवी चेन का चक्कर क्या है, इसको जरा हम देखते हैं, सही है। सुनना जरा, अब अगर आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, दिस इज द हैवी चेन, दिस इज द हैवी चेन, दिस इज द लाइट चेन, लाइट चेन, ठीक है। तो हैवी चेन और लाइट चेन आपको नजर आ रहा है। अब होता क्या है, हर चेन के अंदर, गौर से सुनना, हर चेन के अंदर इतना जो रीजन होता है ना, दोनों चेन्स के अंदर इतना रीजन कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब है सेम होता है, तमाम एंटीबॉडीज के अंदर सेम होता है। लेकिन इतना जो रीजन होता है ना, वो डिफरेंट होता है। क्यों डिफरेंट होता है, ताकि इस पे डिफरेंट तरह की एंटीबॉडीज बाइंड कर, एंटीजेंस बाइंड कर सके। तो ये जो रीजन होता है ना, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये डिफरेंट होता है। इसे कहते हैं वेरिएबल रीजन। क्यों वेरिएबल होता है, ताकि इस पे डिफरेंट तरह की एंटीजेंस बाइंड कर सके। और अगर आपसे पूछूं इस पे कितनी एंटीजन बाइंड करेगी, तो आपका क्या जवाब होगा। हाँ भाई, इस पे कितनी एंटीजन बाइंड करेंगी, जल्दी से मुझे बता दो। जल्दी जल्दी जल्दी। इस पे दो तरह की एंटीजेंस बाइंड करेंगी। इस पे दो एंटीजेंस बाइंड करेंगी, जो यहाँ पे बाइंड करेगी वही यहीं पे बाइंड करेगी। अब एंटीबॉडीज कितनी तरह की होती हैं, एंटीबॉडीज होती हैं पांच तरह की। कैसे याद करना है, ऐसे याद करना है, GAMD, गेमडी, गैमडी से याद करना है। सबसे ज्यादा आपको बॉडी में मिलती है IgG एंटीबॉडीज। ये IgG एंटीबॉडीज प्लासेंटा क्रॉस कर सकती है। क्या कर सकती है, प्लासेंटा क्रॉस कर सकती है। बॉडी की डिफरेंट सिक्रीशंस के अंदर IgA एंटीबॉडी होती है। डिफरेंट सिक्रीशंस के अंदर कौन सी एंटीबॉडी होती है, IgA एंटीबॉडी होती है। और ये जो IgE एंटीबॉडी है ना, ये एलर्जिक रिस्पॉन्स के अंदर इन्वॉल्व होती है, ठीक है। D और M छोड़ दो, बेसिक चीज आपको याद करनी है, सही है। अब सवाल ये होता है कि सर हाउ दिस एंटीबॉडी इज गोइंग टू वर्क, ठीक है। ये एंटीबॉडी काम किस तरीके से करेगी, आपको डिफरेंट टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं मिलेगा, बट हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं एक स्निपेट ले लेता हूँ। अब देखो, अब आपसे क्या कहा जा रहा है कि एंटीबॉडी किस तरीके से काम करती है, सुनना जरा। कह रहा है एंटीबॉडी कैन वर्क इन अ डिफरेंट वे। एंटीबॉडी कैन कंबाइन विद वायरस एंड टॉक्सिन टू न्यूट्रलाइज देम। तो पहला तरीका जो एंटीबॉडी का काम करने का होता है, वो होता है न्यूट्रलाइजेशन। क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन। यानी कि जो भी वायरस या जो भी टॉक्सिन आया है, उसको क्या कर दो, न्यूट्रलाइज कर दो, बेकार कर दो। तो उसकी वजह से क्या होता है, दिस प्रिवेंट बाइंडिंग ऑफ पैथोजन विद द होस्ट सेल। जब वो वायरस इस काबिल ही नहीं रहा, उसको खत्म कर दिया गया, तो वो बाइंड ही नहीं कर पाएगा। दूसरा रास्ता क्या होता है, कह रहा है द एंटीबॉडी कैन बाइंड टू एंटीजन। एंटीबॉडी एंटीजन के साथ बाइंड करेगा, जिसकी वजह से बनेगा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। और फिर क्या किया जाएगा, दस प्रोमोट फैगोसाइटोसिस बाय मैक्रोफेजेस। जब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, तो उसके बाद मैक्रोफेज को बुलाया जाएगा और उससे कह दिया जाएगा कि भाई इसे खत्म कर दो। दिस इज कॉल्ड द ऑप्सनाइजेशन, ठीक है। अगली बात पढ़ना, कह रहे दे कैन एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट सिस्टम फॉर टू फॉर्म membrane अटैक कॉम्प्लेक्स। एज अ रिजल्ट टारगेट सेल ईदर बर्स्ट और अंडरगो फेगोसाइटोसिस। अब होता क्या है कि ये एंटीबॉडी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को भी एक्टिवेट कर सकती है, जिसके नतीजे में ऐसे प्रोटीन जो है वो रिलीज किए जाएंगे। अगर आप इस पिक्चर में देखो, तो ऐसे प्रोटीन जो है वो रिलीज किए जाएंगे, जिसके नतीजे में ये जो सेल है ना, ये बर्स्ट कर जाएगा, या तो ये फट जाएगा, या इसको फेगोसाइटोसिस के जरिए मार दिया जाएगा। और आखिरी रास्ता क्या है, सही है। तो एक तो हो गया आपके पास न्यूट्रलाइजेशन, ऑप्सोनाइजेशन, फेगोसाइटोसिस। और एक और चीज है जिसे आप कहते हो सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। क्या मतलब, कह रहा है एंटीबॉडी कैन अटैच विद वायरस। एंटीबॉडी वायरस के साथ अटैच करेगी, वायरस वायरस इन्फेक्टेड सेल के साथ अटैच करेगी, या ट्यूमर सेल के साथ अटैच करेगी। और अल्टीमेटली शुरू हो जाएगा एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। अब इसके नतीजे में क्या होता है, जब ये रिस्पॉन्स शुरू होता है, तो नेचुरल किलर सेल आता है, टारगेट सेल के साथ बाइंड करता है और उसको किल कर देता है।
तो चार चीजें हमने पढ़ी, न्यूट्रलाइजेशन, ऑप्सोनाइजेशन, फेगोसाइटोसिस एंड एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। ठीक है, इतना भी क्लियर है तो यू आर गुड टू गो। सही है, आगे बढ़े, बोलो। अच्छा, अब आखिरी एक चीज छोटी सी बची है, उसको भी हम पढ़ लेते हैं यहीं पे, ताकि आपके लिए भी आसानी हो जाए, और इसको भी हम सब पे स्निपेट से पढ़ लेते हैं, ताकि ये टॉपिक ना आपको बुक में नहीं मिलेगा, इसलिए मैं इसकी स्निपेट यहाँ पे ले रहा हूँ। सही है, ये टॉपिक आपको बुक में नहीं मिलेगा एज सच, लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए इसको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सही है, चलो अब इधर आ जाओ। प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस क्या होता है? बच्चे अक्सर मुझसे कहते हैं सर ये पढ़े नहीं पढ़े, तो बिल्कुल ये हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस क्या होता है, सुनना। कह रहा है प्राइमरी इम्यून रिस्पांस क्या होगा, कह रहा है द एक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। इम्यून सिस्टम के एक्शन दो हिस्सों में डिवाइड किए जा सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी क्या होता है, कह रहा है द प्राइमरी इम्यून रिस्पांस, अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज कर लूँ और मैं हाईलाइटर ले लूँ इसकी जगह, तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। हाँ, हाईलाइट। हाँ, अब देखना ये क्या कह रहा है। कह रहा है द प्राइमरी, वेट, कह रहा है द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स display the first contact of the immune system with an infectious agent, whereas all following contact with the same pathogen are named the secondary immune response। अब कहना क्या चाह रहा है, फिर सुनना जुमला। कह रहा है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स डिस्प्ले द फर्स्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम विद द इन्फेक्शियस एजेंट, यानी कि कोई भी एजेंट जो इन्फेक्शन करवाना चाह रहा है बॉडी के अंदर, वो सबसे पहले जब आएगा तो बॉडी का जो पहला रिस्पॉन्स होगा ना सबसे पहले, दैट इज द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, वेयर एज ऑल फॉलोइंग कॉन्टैक्ट विद द सेम पैथोजन, अब वो पैथोजन दोबारा आया तो अब ये क्या होगा, सेकेंडरी, फिर आ गया सेकेंडरी, फिर आ गया सेकेंडरी। तो सेकेंडरी के बारे में क्या कह रहे हैं, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स इज फास्टर एंड स्ट्रॉन्गर देन प्राइमरी रिस्पॉन्स। ज्यादा स्ट्रांग कौन है? अब अगर आप देखो पहली दफा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में आया है, एंटीबॉडी बनी लेकिन ज्यादा नहीं बनी, और मेमोरी सेल भी बन गए, लेकिन जैसे ही दोबारा वो ऑर्गेनिज्म आया तो अब बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर जो है वो एंटीबॉडी सिक्रेट हुई। क्यों? क्योंकि पहले से जो है वो उस सेल से, उस ऑर्गेनिज्म से लड़ा जा चुका है। तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में आपको अगर इतना भी पता है ना, तो यू आर गुड टू गो। इसके अलावा आपको ये चीजें नहीं करनी, इतना भी काफी होता है। यहाँ पे आके हमारा जो स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम है वो हो गया है कंप्लीट।